नमस्कार, आप सभी का स्वागत है डीडी न्यूज में। भारत के राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान में अहम भूमिका निभाने वाले कोविन प्लेटफॉर्म के अनुभव को दुनिया से साझा करने के लिए आज वर्चुअल कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 3 बजे कॉन्क्लेव में अपने विचार साझा करेंगे। इसका उद्देश्य भारत के अनुभव को अन्य देशों से साझा करना है। और मेघना हमारे साथ जुड़ गई हैं। मेघना, अब से थोड़ी ही देर में कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव में प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। इस पूरे कॉन्क्लेव का मकसद और साथ ही साथ आज एक बहुत बड़ी पहल, वैश्विक पहल भारत करने जा रहा है इस कोविन ग्लोबल अभियान के तहत। बिल्कुल ऋतु, देखिए एक तरीके का ग्लोबल आउटरीच है ये जो, और खासकर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इस पूरे ग्लोबल कॉन्क्लेव को संबोधित करेंगे तो ये इस तकरीबन 2 घंटे तक ये कॉन्क्लेव चलेगा, तो उसका एक टोन है वो सेट हो जाएगा। और जो डिस्कशंस हैं और जो भी एड्रेस होने वाला है आज इस कार्यक्रम में, उसके लिए भी एक तरीके से जो आउटलाइन है वो भी तय हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले भी कहा था कि जिस तरीके से अन्य देशों की रुचि नजर आ रही है कोविन प्लेटफॉर्म में, तो हमें उसे मुफ्त तरीके से देना चाहिए दूसरे देशों को, और हमें अपनी टेक्नोलॉजी जो है वो हमें बांटनी चाहिए। कोविन प्लेटफॉर्म ने बेसिकली, अगर हम देखें जनवरी से, जब से हमारा जो राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान है उसकी शुरुआत हुई, तब से ही कोविन प्लेटफॉर्म ने बहुत ही ज़्यादा मदद की है, ताकि जो सुपर स्प्रेडर इवेंट्स हम बोलते हैं कि ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाना एक जगह पे, वैसी भीड़ कहीं नज़र नहीं आई वैक्सीनेशन सेंटर्स पे। चूँकि एक तरीके से रजिस्ट्रेशंस हो रहे थे, स्लॉट बुकिंग्स हो रही थी, और जहाँ भी वैक्सीन सेंटर्स पे जहाँ सेशन साइट्स हैं वो उनके पास जितनी वैक्सीन्स हैं वो उस तरीके से स्लॉट्स दे रहे थे, और लोग रजिस्ट्रेशन कराकर अपने स्लॉट्स पर अपना वैक्सीन ले रहे थे। उसके साथ ही ये ना केवल लोगों के लिए, नागरिकों के लिए जिनको वैक्सीन लगवाना है, बल्कि उसके साथ ही जो वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनके लिए भी बहुत अहम रहा, क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेशन की जो पूरी प्रक्रिया है और उसके साथ ही जो वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है वो भी उन्हें कोविन पोर्टल पे डालना है। किसी भी तरीके का AFIs जो है, जो एडवर्स इफेक्ट हो फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, वो भी उनको बताना होता है कोविन प्लेटफॉर्म पर। तो काफ़ी सारे जो फीचर्स हैं उनको देखते हुए जो अन्य देश हैं उन्होंने इस आउटपुट को देखा कि किस तरीके से इतना बड़ा मैसिव वैक्सीनेशन कैंपेन भारत कर पाया, और अभी तक तकरीबन 35 करोड़ वैक्सीन्स लगाई जा चुकी हैं। तो उससे पता चलता है कि इस जो प्लेटफॉर्म का जो यूज़ है वो कितना ज़्यादा हुआ है। और उसके साथ ही कई ऐसे देश हैं जिनकी आबादी भी इतनी नहीं है जितना हम लोगों ने अभी तक वैक्सीनेशन अभियान के तहत लोगों को टीका लगाया है। तो एक तरीके से देखा जाए तो इस आउटपुट को देखते हुए ही कई देश इसमें इंटरेस्टेड हुए हैं। और उसके साथ ही जो प्रबंधन की अगर बात करें, मैनेजमेंट की बात करें वैक्सीन की, या जो एडमिनिस्ट्रेटर्स को जो भी इंफॉर्मेशन डालनी होती है उसकी बात करें, उसमें भी कोविन प्लेटफॉर्म सहायक है। और उसके साथ ही तकरीबन 50 से भी ज़्यादा देशों ने इस प्लेटफॉर्म में अपनी रुचि दिखाई है। अगर हम लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ की बात करें, पेरू है, पनामा है, इन कंट्रीज़ की बात करें, या अफ्रीकन कंट्रीज़ की बात करें जिनमें जनसंख्या ज़्यादा है, और साथ ही कुछ एशियन कंट्रीज़ ने भी अपनी रुचि दिखाई है। तो UAE हो या ऐसे भी और कंट्रीज़ हैं, मेक्सिको हो, इन सभी कंट्रीज़ ने अपनी रुचि दिखाई है। और आज उनमें से ही कई कंट्रीज़ के हेल्थ एक्सपर्ट्स और टेक्निकल एक्सपर्ट्स दोनों इस तरह के जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस कॉन्क्लेव का हिस्सा बनेंगे। और इस कॉन्क्लेव की जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधन करने वाले हैं, उसके बाद एक तरीके का इनॉग्रल सेशन होगा। उसके बाद जो टेक्निकल सेशंस की शुरुआत होगी, उसमें कोविन का जो पोर्टल है उसकी अब तक की जर्नी, उसका अब तक का जो प्रभाव रहा है, किस तरीके से इस टीकाकरण अभियान को प्रभावित किया है कोविन पोर्टल ने, कितना मददगार साबित हुआ है, और किस तरीके से लोग अपने वैक्सीनेशन सेंटर्स तक अपने स्केड्यूल स्लॉट के अनुसार पहुंच पाए हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। और उसके साथ ही उसके पूरे आर्किटेक्चर को बताया जाएगा कि किस तरीके से इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया है। उसके साथ ही
ही और भी कई विषयों पर चर्चा होगी और एक क्वेश्चन आंसर सेशन भी होगा, जिसमें कि जो भी अन्य देशों के जो भी ऑफिशियल्स इस या एक्सपर्ट्स इस कॉन्क्लेव को अटेंड कर रहे हैं वो अपने क्वेश्चंस पूछ सकेंगे और हमारे जो ऑफिशियल्स हैं वो वहाँ पर जवाब दे सकेंगे या उनके क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकेंगे। तो एक तरीके से एक ग्लोबल आउटरीच, बहुत ही महत्वपूर्ण ग्लोबल आउटरीच है, क्योंकि कुछ ही वक्त पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यह ट्वीट किया था कि एक कोऑपरेटिव और कोलैबोरेटिव स्पिरिट के साथ हमें इस महामारी के जो प्रभाव है उसको कम करना है और इस महामारी से उबरना है। तो ये कोऑपरेटिव कोलैबोरेटिव एफर्ट, चूँकि हम पहले भी देख चुके हैं कि भारत ने कई देशों को वैक्सीन दी, उसके बाद मेडिकल एड, मेडिकल सप्लाईज भी दी हैं और उसके बाद अब एक ऐसा टेक्निकल प्लेटफॉर्म, चूँकि ट्रेडिशनल मेथड्स जो थे टीकाकरण के ऋतु हम जानते हैं पहले कई तरह के जो टेक्निकल मेथड्स, जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं उनको अपनाया जाता था, लेकिन ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टेक्निकल मेथड था जिसे अप्लाई किया गया और इतने बड़े पैमाने पर अप्लाई किया गया, चूँकि इसके बारे में जब बताया गया कि बहुत ही सिक्योर है, अभी तक कोई सिक्योरिटी ब्रीच नहीं रिपोर्ट किया गया है कोविन पोर्टल में। तो इस तरीके से देखा जा सकता है कि कितना ज़्यादा क्लाउड डेटा ये हैंडल कर सकता है बिना किसी ब्रीच के। तो ये जो आउटपुट है, ये जो रिज़ल्ट है, जो कोविन पोर्टल का ये जो जर्नी रही है, सक्सेस जर्नी रही है, उसी को देखकर दूसरे देशों की दिलचस्पी इस पोर्टल में बढ़ी है और लोग जिस तरीके से जब लोगों को वैक्सीन जो लगवाने जाना है उसके रजिस्ट्रेशन की बात करें तो एक नंबर से 4 लोगों को रजिस्टर किया जा सकता है। आप लोकेशन अपना चेक कर सकते हैं, आप दुनिया में कहीं भी हो आप अपना डिजिटल जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है वो डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके साथ ही आपको कोई अगर इशू हो तो कुछ ही समय पहले एक रेज एंड इशू फीचर भी कोविन प्लेटफॉर्म में डाला गया था, जिससे कि अगर आपको कोई इशू हो, अगर अपने नाम में कोई करेक्शन करना हो, एज, जेंडर, ऐसा कोई करेक्शन करना हो वो भी आप कर सकते हैं। पासपोर्ट से भी आप उसको लिंक कर सकते हैं। और अगर आपको अपना सर्टिफिकेट नहीं मिला है तो उस सर्टिफिकेट के लिए भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मुझे अभी तक अपना सर्टिफिकेट नहीं मिला है। उसके साथ ही बीच में कुछ शिकायतें भी आई थी कि जो लोगों ने अपने शेड्यूल किए हैं वैक्सीनेशन और उन्होंने अपने वैक्सीनेशन नहीं लगवाए, उनकी जगह पे टिक किया गया था कि वो वैक्सीनेशन लग चुका है। उसी को मद्देनज़र रखते हुए कोविन पोर्टल में एक मॉडिफिकेशन किया गया कि जब आपकी एक्नॉलेजमेंट स्लिप आपको मिलेगी तो आपको एक पिन भी मिलेगा। तो उस पिन के बाद आप अपना एक्नॉलेजमेंट कर सकते हैं कि हाँ मुझे वैक्सीनेशन लग चुका है। तो ये एक पूरी जर्नी रही है जिसमें बीच बीच में मॉडिफिकेशंस भी किए गए हैं और हम एक ओपन सोर्स देने वाले हैं दूसरे कंट्रीज़ को जो भी इसमें दिलचस्पी दिखाएंगी, तो ताकि वो अपने हिसाब से उसको टेलर मेक कर सकें, उस पूरे पोर्टल को डेवलप कर सकें। जी ऋतु। मेघना, इस तरह की पहल हमने देखा कि इस पूरे वैश्विक महामारी के इस दौर में भारत ने जिस तरह से एकदम शुरुआत से सबसे पहले पड़ोसी मुल्कों के साथ, सार्क देशों के साथ सम्मेलन करके उसमें सहयोग की बात की प्रधानमंत्री ने, उसके बाद तमाम जो वर्चुअल माध्यम से वैश्विक मंच रहे उस पर प्रधानमंत्री ने महामारी से निपटने और पोस्ट कोविड को लेकर भी एकजुटता सब मुल्कों में हो इसकी बात की। क्या हम ये माने कि जब 16 जनवरी से कोविन ऐप की शुरुआत हुई, इसके पूरे निर्माण के दौरान भी इसको इस तरह से बनाया गया है कि इसे ओपन सोर्स बनाया गया है ताकि आने वाले समय में इस मंशा के साथ ही शायद इस पर काम किया गया कि और मुल्कों की भी मदद की जा सके अगर ज़रूरत पड़े। और आज वो ऐसा दिन है जब प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद इसे एक तरह से एक डिजिटल पब्लिक गुड के रूप में पेश किया जाएगा अन्य देशों को। बिल्कुल ऋतु, आपने बिल्कुल सही तरीके से इसका विश्लेषण किया है कि जब शुरुआत में ही जब इस पोर्टल को डेवलप करने की बात हुई थी, ये एक तरीके का इंटेलिजेंट नेटवर्क के तरीके से इसको डेवलप करने की बात हुई थी, तभी दिसंबर के महीने में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने कुछ टेक सैवी लोगों को इन्वाइट किया था कि आप अपने और सॉल्यूशंस पेश कीजिए। एक कॉम्पिटिशन का अनाउंसमेंट किया था जिससे कि और लोगों को जोड़ा जाए और किस तरीके से इस पोर्टल को और ज़्यादा टेक्निकल, टेक फ्रेंडली और ज़्यादा इसमें फीचर्स ऐड किए जा सकें। तो इन सभी चीज़ों को भी ध्यान में रखा गया और उसके साथ जिस तरीके का ओपन सोर्स हम दूसरे देशों के साथ शेयर करने की बात कर रहे हैं उसमें बहुत ही अहम बात यह है कि हम किस तरीके से इसे दूसरे देशों को देंगे और इसको वो देश टेलर मेड कर सकते हैं कि उनके अपने हिसाब से, अपने पैरामीटर्स के हिसाब से उसे चेंज कर सकते हैं ना। अगर उन्हें रजिस्ट्रेशन में अलग अलग फीचर्स की
की ज़रूरत हो, अलग किस्म के स्लॉट्स देने हो, वो भी वो कर सकते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो इसको दूरदेशी सोच अगर कह सकते हैं, फार साइटेडनेस के हिसाब से ही इस पोर्टल को डेवलप किया गया है कि आगे भी जाके अगर किसी और किस्म का भी अभियान चलाना हो तो हम हेल्थ केयर को किस तरीके से टेक्नोलॉजी से मर्ज करके एक बहुत ही बेहतरीन सोल्यूशन पेश कर सकते हैं। क्योंकि हमने देखा कि इनिशियली जब हमको बाइफरकेट करना था कि पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगेगा, उसके बाद पहले हेल्थ केयर वर्कर्स को लगेगा, उसके बाद फ्रंट लाइन वर्कर्स को लगेगा, तो जिस तरीके से बाइफरकेशन भी हो पाया वो भी इसीलिए हो पाया क्योंकि ये सब कुछ कोविन पोर्टल पे वेरीफाई हो रहा था और एक रियल टाइम डेटा, सिमेट्रिकल अलाइंड डेटा जो है वो सरकार के पास मौजूद था कि कहाँ कितने वैक्सीनेशंस हुए, कहाँ कितनी वैक्सीन्स लगी, कहाँ कितनी वैक्सीन्स वेस्ट हुई और कहाँ वैक्सीन्स और भेजनी हैं और कितने हेल्थ केयर वर्कर्स हों या कितने फ्रंट लाइन वर्कर्स हों उनको वैक्सीन्स लगी हैं, कितने लोगों को फर्स्ट डोज लगा है, कितने लोगों को सेकेंड डोज लगा है। तो यही सब तरह की चीज़ें जो हैं एक अलाइंड और सिमेट्री में जो पूरा डेटा जो सरकार के पास मौजूद रहा पूरे समय जब से यह टीकाकरण अभियान जब से शुरू हुआ जनवरी से, हमने देखा है कि तकरीबन हर हफ्ते हेल्थ मिनिस्ट्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, प्रेस वार्ता में हर डेटा को सामने रखा जाता है और ये कोविन पोर्टल के कारण ही संभव हो पाया है कि एक सिमेट्री के हिसाब से जो डेटा है वो पूरा प्रोक्योर किया जा रहा है। उसके साथ ही सिक्योरिटी जो पूरी सिक्योरिटी है आपके डेटा की वो भी मेंटेन की जा रही है। कोई तरीके का अभी तक सिक्योरिटी ब्रीच नहीं पाया गया है और ये एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि हम एक बहुत बड़े क्लाउड डेटा की बात कर रहे हैं इस समय। क्योंकि अगर देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा लोगों ने इस पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रेशंस कराए हैं, OTP जनरेट करके अपना वैक्सीनेशन का एक्नॉलेजमेंट लिया है। तो एक तरीके से देखें तो सिक्योरिटी बहुत बड़ी प्रायोरिटी बनती है इतने रोबस्ट सिस्टम में और सिक्योरिटी को भी मेंटेन किया गया है। तो ऐसी परिस्थिति में जब इतनी सारी फीचर्स के साथ कोई पोर्टल सामने आया है और ख़ासकर जब वैक्सीनेशन की गति सबसे ज़्यादा अहम है, वैक्सीन की उपलब्धता और गति ये दो चीज़ें आज की तारीख में सबसे ज़्यादा अहम है। वैसे समय में अगर कोई ऐसा इक्विटेबल मॉनिटरिंग सिस्टम अगर कहा जाए तो कोविन पोर्टल बन के सामने आया है और ख़ासकर भारत जैसे बड़े देश में, इतनी बड़ी जनसंख्या के देश में जब कोई पोर्टल कारगर साबित होता है तो ऐसे में दूसरे अन्य देश भी अगर इसको इस टूल को अपनाना। जी मेघना, आइए सीधे रुख करते हैं प्रधानमंत्री के संबोधन की। Distinguished ministers, senior officers, health professionals and friends from all over the world. Namaskar. I am delighted that such a large number of experts from various countries have joined us for the CoWIN Global Conclave. At the outset, I convey my sincere condolences for all the lives lost to the pandemic in all the countries. There is no parallel to such a pandemic in 100 years. Experience shows that no nation, however powerful that nation is, can solve a challenge like this in isolation. The biggest lesson from the COVID-19 pandemic is that for humanity and the human cause, we have to work together and move ahead together. We have to learn from each other and guide each other about our best practices. Right from the beginning of this pandemic, India has been committed to sharing all our experiences, expertise, and resources with the global community in this battle. Despite all our constraints, we have tried to share
as much as possible with the world. And we remain eager to learn from global practices. Friends, technology is integral to our fight against COVID-19. Luckily, software is one area in which there are no resource constraints. That is why we made our COVID tracking and tracing app open source as soon as it was technically feasible. With nearly 200 million users, this Arogya Setu app is readily available package for developers. Having been used in India, you can be sure that it has been tested in the real world for speed and scale. Friends, vaccination is the best hope for humanity to emerge successfully from the pandemic. And right from the beginning, we in India decided to adopt a completely digital approach while planning our vaccination strategy. In today's globalized world, if the post-pandemic world has to return to normalcy, such a digital approach is essential. After all, people must be able to prove that they have been vaccinated. Such proof must be safe, secure, and trustworthy. People also must have a record of when and where and by whom they have been vaccinated. Given how precious is dose of the vaccines each, governments are also concerned about making sure that each dose is tracked and wastage is minimized. All of this is not possible without an end-to-end digital approach. Friends, Indian civilization considers the whole world as one family. The pandemic has made many people realize the fundamental truth of this philosophy. That is why our technology platform for COVID vaccination, the platform we call CoWIN, is being prepared to be made open source. Soon, it will be available in any and all countries. Today's conclave is the first step to introduce this platform to all of you. This is the platform through which India has administered 350 million doses of COVID vaccines. A few days ago, we vaccinated about 9 million people in one day. They do not need to carry around fragile pieces of paper to prove anything. It is all available in digital format. But best of all, the software can be customized to any country as per their local requirements. You will find out a lot more about the technical details in the conclave today. I'm sure you are keen to start, and I do not want to keep you waiting. So, let me conclude by extending my best wishes to all of you for a very productive discussion today, guided by the approach of One Earth, One Health. Humanity will certainly overcome this pandemic. Thank you. Thank you very much.
तो आपने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव में अपने संबोधन में बहुत साफ कहा। उन्होंने शुरुआत में ही विभिन्न देशों के स्वास्थ्य और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों का कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव में स्वागत करते हुए कहा कि अकेले कोई भी देश इस महामारी का समाधान नहीं ढूंढ सकता है। भारत की शुरुआत से ही अपने संसाधनों और विशेषज्ञता में वैश्विक इस्तेमाल पर बल दिया है और उसी का एक तरह से ये परिणाम है कि इस महामारी से निपटने में प्रौद्योगिकी की अहम भूमिका है। और कोविन पोर्टल जिसके जरिए भारत में टीकाकरण की शुरुआत की गई थी वो बेहद विश्वसनीय है। उसके परिणाम जिस तरह के अभी तक आए हैं, अभी तक के सफर में इसे ओपन सोर्स के तहत ही डेवलप किया गया था और आज से वो तमाम अन्य देशों के लिए भी इस्तेमाल करने के लिए इस कॉन्क्लेव से उसकी शुरुआत होगी, जिसमें प्रधानमंत्री ने कई बातों को रखा और उन्होंने कहा कि भारत ने अपना एक डिजिटल दृष्टिकोण रहा भारत का टीकाकरण अभियान में शुरुआत से ही, और उसने एक तरह से उस सपने को साकार किया जिसमें इतनी बड़ी जनसंख्या में टीकाकरण को सफल बनाना था। आज की तारीख में कोविन पोर्टल के इस्तेमाल से लोग जानते हैं कि उन्होंने कब और कहां टीका लगवाया और इसी तरह की व्यवस्था अन्य देशों के लिए है, खासकर उन देशों के लिए जहां पर प्रौद्योगिकी और टेक्नोलॉजी को लेकर अभी उस तरह से किसी ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म या सॉफ्टवेयर को विकसित नहीं किया गया है, उनके लिए बेहद मददगार साबित होगा। और आइए अन्य खबरों में देखते हैं क्या है। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आज पठन और संख्यात्मक कौशल में प्रवीणता के लिए राष्ट्रीय पहल यानी निपुण भारत कार्यक्रम की वर्चुअल तरीके से शुरुआत की। इस दौरान एक लघु वीडियो, गीत और निपुण भारत के कार्यान्वयन संबंधी दिशा निर्देश भी जारी किया गया है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विद्यालय, शिक्षा विभागों के वरिष्ठ अधिकारी और संस्थानों के प्रमुख ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस बात को भरपूर उजागर करती है कि स्कूल शिक्षा प्रणाली की सर्वोच्च प्राथमिकता कक्षा 3 तक यानी कि 3 वर्ष से 9 वर्ष तक मूलभूत साक्षरता एवं ज्ञान, जो संख्या का ज्ञान है, उसकी सार्वभौमिकता हर हालत में प्राप्त होनी चाहिए। हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस बात को लगातार दोहराती है और इस बात पर भी चिंता प्रकट करती है और उसका समाधान मांगती है कि मूलभूत शिक्षण को स्कूलों में ही पूरा किया जा सके। गोमती रिवर फ्रंट विकास परियोजना में घपलों की जांच कर रही सीबीआई ने आज कई स्थानों पर छापेमारी की। खबर है कि आज तड़के 40 से अधिक ठिकानों पर शुरू हुई इस छापेमारी में कई वरिष्ठ इंजीनियरों के घरों की तलाशी ली जा रही है। याद रहे कि गोमती रिवर फ्रंट विकास परियोजना उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव सरकार के कार्यकाल की अहम योजना थी। इस परियोजना में अनियमितता और भ्रष्टाचार की शिकायतों के बाद सीबीआई मामले की जांच कर रही है। महाराष्ट्र विधानसभा का मानसून सत्र पहले ही दिन जमकर यहां हंगामा हुआ। हंगामा करने के आरोप में 12 बीजेपी विधायक 1 साल के लिए निलंबित किए गए। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते अपने संवाददाता शिशिर सेलार से। जी शिशिर, क्या जानकारी इस पर? और महाराष्ट्र के विधानसभा सत्र आज का पहला दिन था, तो पहले दिन में हमने देखा कि पूरा हंगामा दिखाई दिया। जो लोअर हाउस है असेंबली और जो अपर हाउस है उसने भी हंगामा दिखाई दिया। क्योंकि ओबीसी रिजर्वेशन का मुद्दा था, तो ऐसे में किस प्रकार से ओबीसी समाज को जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है वो मिले, ये कहीं ना कहीं चर्चा दोनों सदनों में थी। ऐसे में राज्य सरकार की तरफ से एक जो है रिजोल्यूशन पास किया गया था, जिसके तहत केंद्र सरकार से ओबीसी के बारे में जो एम्पिरिकल डेटा है वो मांगने की जो है उसमें सरकार ने कोशिश की थी और इस प्रकार का एक प्रस्ताव जो है सरकार ने आज पारित किया था। लेकिन अपोजिशन का ये कहना था, जिस प्रकार से इससे पहले भी कोर्ट में ये मसला चल रहा था और कोर्ट के आदेश अनुसार ये कमेटी भी गठित की गई थी, उस कमेटी ने हालांकि ये इससे पहले ही कहा गया था कि जिस प्रकार से अगर बीजेपी ओबीसी समाज को अगर राज्य में पॉलिटिकल रिजर्वेशन देना है तो इसके लिए राज्य सरकार को जो है राज्य मागास वर्ग बैकवर्ड कमीशन उनके जरिए एम्पिरिकल डेटा कलेक्ट करने की जरूरत है, क्योंकि इस प्रकार का उस कमेटी में आदेश दिए गए थे, निर्देशित किया गया था, तो उसके अनुसार काम करना जरूरी है। क्योंकि सरकार ने इस बारे में किसी भी प्रकार का संज्ञान नहीं लिया और एक रिजोल्यूशन पास किया, उसके तहत केंद्र सरकार से कहा गया है कि वो जो है एम्पिरिकल डेटा ओबीसी के बारे में जो है मुहैया करा दे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं दोनों पक्ष, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों में खासी हुई और इसी की वजह से जो कुछ लोग थे वो बेंच में आ गए थे विधानसभा के, और साथ ही साथ कुछ लोग जो है
उन्होंने घोषणा भी की थी। हालांकि इसके बाद जो है विधानसभा सदस्य जो है वो वेल से बाहर निकले, हाउस से बाहर निकले, और जो लोकसभा जो विधानसभा के स्पीकर है, जो स्पीकर इंचार्ज है, उनके कैबिन में गए। वहां पर भी अगर देखा जाए तो दोनों पक्षों की तरफ से जो है वहां पर कहासुनी हुई, और इसको लेकर जो है जो स्पीकर इंचार्ज उन्होंने निर्णय लिया है कि बीजेपी के तकरीबन 12 विधायक थे इस पूरे वाकये में, उन 12 विधायकों को 1 साल के लिए निलंबित कर दिया गया है। हालांकि इसके ऊपर अगर बात करें तो विपक्ष के नेता महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस साहब का एक दफा जो है इंचार्ज लिया, उनकी कोई बात जो है सुनी नहीं गई। और दूसरे महत्वपूर्ण बात उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से हंगामा हुआ उसमें तो सत्ता पक्ष के जो सदस्य थे वो भी शामिल थे, लेकिन बावजूद इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई और सिर्फ विपक्ष के सदस्यों पर ही कार्रवाई की गई है। हालांकि इसके बारे में अगर देखा जाए तो सत्ता पक्ष ने भी अपनी जो है बात सामने रखी। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से विपक्ष जो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर है उसको खंडित करने की कोशिश की, इसीलिए ये कार्रवाई हुई है। हालांकि आज का यह पहला ही दिन था, ऐसे में बहुत सारे मुद्दे चर्चा में आने थे, खास तौर पर मराठा आरक्षण को लेकर और साथ ही साथ ओबीसी के राजकीय आरक्षण को लेकर जो मुद्दा था महाराष्ट्र में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था। हालांकि इस मुद्दे को लेकर ही आज जिस प्रकार से दोनों पार्टी सत्ता पक्ष विपक्ष की जिस प्रकार से कहासुनी हुई है, ये कहीं ना कहीं खड़े करता है कि 2 दिन का सत्र इस प्रकार से विधायक आएगा, जो प्रतिपक्ष है किस प्रकार सामने आएगा, अब ये कहीं ना बड़ा सवाल यहाँ पे खड़ा दिखाई दे रहा है। अगर दोनों दिन के सत्र में अगर देखा जाए तो कल सरकार जो है सप्लीमेंट्री डिमांड्स जो है पेश करने वाली है, तो ऐसे में सप्लीमेंट्री डिमांड्स पर भी चर्चा होगी। तो ऐसे में अब सत्ता पक्ष क्या रुख अपनाता है और विपक्ष चूंकि उसके 12 विधायक जो है निलंबित किए गए हैं, क्या रुख अपनाता है ये देखना होगा। शिशिर, महाराष्ट्र विधानसभा का पहला दिन एक तरह से मानसून सत्र का, और मानसून सत्र सरकार पर, महाराष्ट्र सरकार पर ये माना जा रहा था कि वो पहले से ही कई तरह के भ्रष्टाचार, पैसे की उगाही और खासकर पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को लेकर जो मामले सामने आए हैं उसमें घिरी दिखाई दे रही थी। ऐसे में बीजेपी के 12 विधायकों को 1 साल के लिए निलंबित कर देने की कार्रवाई, क्या लगता है इस पूरे सत्र के दौरान ये काफी भारी पड़ने जा रहा है महाराष्ट्र सरकार को? बिल्कुल, देखिए कल की अगर बात करें तो कल सदस्यों ने पहले ही विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस से बात स्पष्ट कर दी थी कि जिस प्रकार से सरकार ने जो है जिस प्रकार से लेजिस्लेटिव टूल कहते हैं, या फिर हम प्रश्नकाल की बात करें या कॉलिंग अटेंशन मोशन की बात करें, तो ऐसे किसी भी आयुध का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि सिर्फ 2 ही दिन का ये सेशन था। तो ऐसे में सप्लीमेंट्री डिमांड्स और जो बिल्स सरकार ने इसमें रखे थे सिर्फ उन पर ही चर्चा होने की संभावना थी और चर्चा की अनुमति थी, ये उन्होंने कहा था। तो कहीं ना कहीं विपक्ष ने स्पष्ट कर दिया था कि 2 दिन के अधिवेशन में सरकार नहीं चाहती कि किसी असहज मुद्दे पर चर्चा की जाए सदन में। इसीलिए परिस्थिति जिस प्रकार से की जो देखा जाए कई घिरे हुए, तो ऐसे में किसान हो या फिर कोरोना की स्थिति हो या फिर राज्य में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की अगर बात करें तो इन किसी भी मुद्दों पर विपक्ष का कहना है कि सरकार बातचीत करना नहीं चाहती, और इसीलिए महज 2 दिन का अधिवेशन रखा है। और इस 2 दिन के अधिवेशन में भी जो है प्रश्नकाल समेत जो बाकी लेजिस्लेटिव टूल्स हम जिसे कहते हैं, जिसका एक सदस्य जो उठा के कई सारे सवाल जनता के सदन में रखता है, वो इस्तेमाल करने की इजाजत मेंबर को नहीं होगी। तो ये कहीं ना कहीं विपक्ष ने कहा है कि डेमोक्रेसी को भी ना, और खास लोकशाही को ताला लगाने की कोशिश सरकार कर रही है। तो ऐसे में विपक्ष कहीं ना कहीं फ्रंट पर था कल से ही पूरा देखा, जब सेशन शुरू हुआ ऐसे में ओबीसी आरक्षण का जो मुद्दा था वो स्पष्ट रूप से सामने रखा गया था, क्योंकि महाराष्ट्र में जैसे मैंने कहा कि इस वक्त अगर देखा जाए दिल्ली में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा और मराठा आरक्षण का मुद्दा 2 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। ऐसे में राज्य सरकार को उस पर अपना रुख स्पष्ट करना जरूरी था। इसको लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष राज्य सरकार को घेरने की कोशिश, और आज जिस प्रकार से बातचीत करता है, कहीं ना कहीं ये साबित होता है कि विपक्ष जो करना चाहता है, जो किस प्रकार से सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, कहीं ना कहीं वो उसमें सफल भी होता दिखाई दे रहा है। हालांकि विपक्ष के 12 इस वक्त एमएलए अगर देखा जाए तो उनको निलंबित कर दिया गया है। जिस प्रकार से हम कहते हैं कि पार्लियामेंट्री बिहेवियर फॉलो नहीं करने की वजह से ये उन जो है लगाया गया है, और इसीलिए कहीं ना कहीं अब देखा जाए तो विपक्ष इस वक्त और आक्रामक भी हो सकता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कल क्योंकि आखिरी दिन होगा और कल ही सप्लीमेंट्री डिमांड जो है रखी जाएगी। तो ऐसे में सप्लीमेंट्री डिमांड पास करने में विपक्ष किस प्रकार से भूमिका निभाता है, अभी यह भी देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। जी शिशिर, आमतौर पर देखा गया है कि इस तरह का जब हंगामा होता है या विपक्ष द्वारा हंगामा किया जाता है
तो चेतावनी दी जाती है, वार्निंग दी जाती है, लेकिन क्या पहली ही कार्रवाई के तहत, और वो भी 1 साल के लिए निलंबित कर देना 12 विधायकों को, क्या महाराष्ट्र सरकार पर बढ़ते विपक्ष का दबाव भी दिखाई देता है? बिल्कुल, देखिए मुद्दों की बात करें तो मुद्दों में कहीं ना कहीं विपक्ष हर बार जो है सत्ता पक्ष पर आगे दिखाई देता है। अगर इसका उदाहरण अगर देखिए तो शिशिर आपको अगर देखिए जी शिशिर आपको रोकना चाहेंगे, उससे पहले एक नजर डालते हैं कि देवेंद्र फडणवीस का क्या कहना है आज जिस तरह से 12 विधायकों को निलंबित किया गया 1 साल के लिए। मेरे ऊपर शायद कल कोई प्रस्ताव भी ला सकता है, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं, तालिका अध्यक्ष ने एक तरफा बात कही और उस पद पर बैठने के बाद वहां पर जो बोलते हैं उनको अधिकार है और उसके बाद हमको बोलने नहीं दिया जाता। और इसलिए मेरा मानना यह है कि उन्होंने पूरी बात नहीं कही है। हाँ, ये जरूर है, मैं इस बात को बिल्कुल मान्य करता हूं कि 2-2 बातें हुई, लेकिन उसमें हमारी तरफ से किसी ने गाली नहीं दी और ये पहली बार नहीं हुआ। मैं 22 साल से विधानसभा में हूं, हर अधिवेशन में यह होता है। हम लोग जो विपक्ष में थे या वो भी विपक्ष में थे तो विपक्ष अध्यक्ष जी के यहाँ जाता है, 5 मिनट जोर जोर से बातचीत होती है, उसके बाद सब शांत होते हैं और हम गले मिलकर बाहर निकले। तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल गलत बात है। जी शिशिर, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिशिर, हमने देखा जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस का भी यही कहना है कि आमतौर पर इस तरह का माहौल विधानसभाओं में रहता है और एक विरोध रहता है जो कि कुछ समय के बाद खत्म होता है, अध्यक्ष उसको शांत कर लेता है। लेकिन जो कार्रवाई की गई है 12 विधायकों को निलंबित करने की, क्या ये ज्यादा कठोर कार्रवाई दिखाई देती है? इसके पीछे कुछ मंशा जिसका कि उन्होंने शक जाहिर करा है देवेंद्र फडणवीस ने। बिल्कुल, देखिए हालांकि इससे पहले भी ऐसे कई सारे वाकये विधानसभा में घटित हो चुके हैं और उस दौरान अगर देखा जाए तो जो स्पीकर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर मध्यस्थी करते हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष में, और जो कहा सुनी होती है उसमें कहीं ना कहीं बीच का रास्ता ढूंढ के निकालते हैं। लेकिन चूंकि आज जो घटना घटी है इसमें हम देख पा रहे हैं कि तालिका अध्यक्ष ने जो फैसला लिया है, इमीडिएटली इस प्रकार से घटना घटी उसके कुछ ही मिनटों बाद ये फैसला लिया गया था। तो ऐसे में देवेंद्र फडणवीस ने ये स्पष्ट कर दिया कि सिर्फ एक तरफा बात जो है सुनी गई है। जो तालिका अध्यक्ष थे, जो पीठासीन अधिकारी थे, उनके जरिए से एक तरह की बात सुनी गई है, उस पर जो है दूसरी जो पहलू था उस पर ध्यान नहीं दिया गया है। जैसे आपने पहले सवाल दोहराया था किस प्रकार से विपक्ष इस वक्त है, तो विपक्ष कहीं ना कहीं हम देख पा रहे हैं कि तकरीबन अगर बात करें हम जिस प्रकार से कोरोना काल में तकरीबन 4 अधिवेशन सत्र बुलाए गए हैं, ये 4 अधिवेशन सत्र की अगर हम मियाद देखें तो तकरीबन 14 दिन तक ही ये 4 अधिवेशन सत्र जो बुलाए गए थे, उससे ज्यादा चूंकि ज्यादा सत्र बुलाए नहीं गए थे। तो विपक्ष का ये भी कहना है कि चूंकि सरकार जो है अधिवेशन से भागना चाहती है, विपक्ष के मुद्दों से भागना चाहती है, विपक्ष के सवालों से भागना चाहती है और इसीलिए सदन में उन सवालों के जवाब नहीं दे पा रही है। और इसीलिए जो सरकार है कहीं ना कहीं जो ड्यूरेशन है सेशन का, सत्र का ड्यूरेशन होता है, वो कहीं ना कहीं सरकार कम कर रही है। तो ऐसे में ये पहला मुद्दा है। दूसरा पहला मुद्दा आज स्पष्ट कर दिया था विपक्ष ने कि ये सारे जो मुद्दे हैं वो अगर मुद्दे सदन में अगर नहीं उनको कहने दिया जाए तो जाहिर सी बात है कि वो सदन के बाहर इन सभी मुद्दों को उठाएगी। हालांकि आपने कहा कि जिस प्रकार से अनेक मुद्दों पर इस वक्त सरकार की है, फिर चाहे वो अनिल देशमुख की हम बात करें जो कि पूर्व गृह मंत्री राज्य के थे, या फिर साथ ही साथ हम बात करें सरकार की कोरोना स्थिति को जिस प्रकार से हैंडल किया गया है, वो एक महत्वपूर्ण बात है। और हाल ही में जिस प्रकार से मराठा आरक्षण हो या फिर ओबीसी का राजकीय आरक्षण हो, इन मुद्दों पर सरकार जो है घिर चुकी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं विपक्ष और ज्यादा मुखर हो रहा है और इस सभी मुद्दों को स्पष्ट रूप से सदन में रखने की कोशिश कर रहा है। हालांकि ये भी कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो सरकार को कॉर्नर करने की कोशिश इस वक्त विपक्ष द्वारा यहाँ पर की जा रही है। और इसीलिए अगर इस प्रकार से हम देखते हैं कि आज का जो निर्णय लिया गया है तो कहीं ना कहीं विपक्ष को जो है सबका कह सकते हैं थोड़ा कंट्रोल में रखने का, शायद यहाँ पर कंट्रोल करने की कोशिश वक्त सरकार सत्ता पक्ष द्वारा भी की जाती है। लेकिन जिस प्रकार से ये पूरा वाकया घटा है, सत्ता पक्ष ने ये भी कहा है कि जो भी फैसला लिया गया है वो एक पार्लियामेंट्री प्रोसीजर है उसके तहत लिया गया है, क्योंकि सदन में अगर कोई भी मेंबर्स जो है उचित बर्ताव नहीं करता तो उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाती है। शिशिर, बीजेपी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मीडिया से बात करते हुए बहुत साफ कहा गया कि झूठे आरोप लगाए गए हैं और बीजेपी ओबीसी रिजर्वेशन के लिए अपने 12 विधायक कुर्बान करने को तैयार है, लेकिन बीजेपी से किसी ने भी अपशब्द का इस्तेमाल नहीं किया। तो हम जानना चाहेंगे, क्योंकि आप वहीं मौजूद हैं, क्या पूरा प्रकरण रहा था? बिल्कुल, देखिए जिसमें मैंने कहा कि सदन में जब पॉलिटिकल रिजर्वेशन का मुद्दा उठा था उस पर जो है
सरकार की तरफ से प्रस्ताव पारित किया गया था। इस प्रस्ताव को लेकर बीजेपी ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया था। उन्होंने कहा था कि इस प्रस्ताव को हम समर्थन करेंगे, लेकिन इस प्रस्ताव से ओबीसी रिजर्वेशन को जो है जल्द से जल्द रिजर्वेशन नहीं मिल पाएगा, इस कोई भी हेतु साध्य नहीं होगा। तो इसलिए सरकार जो है जिस प्रकार से प्रोसीजर है उसके तहत काम करे। केंद्र की तरफ उंगली उठाने से पहले सरकार जो है महाराष्ट्र में जो कमीशन है, बैकवर्ड कमीशन है, उनके जरिए एम्पिरिकल डेटा कलेक्ट करके फिर जो है अपना पक्ष स्ट्रॉन्ग करे, ये कहीं ना कहीं राइट प्रोसीजर ये विपक्ष का कहना था। हालांकि इसी मुद्दे पर जो दोनों तरफ से कहासुनी हुई थी और इसीलिए फिर चाहे सत्ता पक्ष के कुछ मेंबर्स हो या फिर विपक्ष के कुछ मेंबर हो वेल में आ गए थे। और साथ ही साथ दोनों में अगर देखा जाए यहाँ पर घोषणाबाजी, सदन में घोषणाबाजी हुई थी। हालांकि उसके बाद जो है कुछ सदस्य जो है जो स्पीकर इंचार्ज है उनसे मिलने उनके कैबिन में पहुंचे थे। हालांकि कैबिन में पहुंचने के बाद वहां पर जो है घोषणाबाजी की गई और इसमें अगर देखा जाए तो विपक्ष की माने तो विपक्ष ने कहा कि सत्ता पक्ष के लोग भी मौजूद थे और सत्ता पक्ष की बात माने तो सत्ता पक्ष ने भी कहा था कि विपक्ष के लोगों ने वहां पर जो है स्लोगन रेज किए थे, घोषणाबाजी की थी। हालांकि इस प्रकार से अगर देखा जाए तो देवेंद्र फडणवीस ये भी बात स्पष्ट कर दी थी कि हालांकि ये सब होने के बावजूद उन्होंने माफी मांगी थी जो स्पीकर इंचार्ज है उनसे और साथ ही साथ उन्हें क्षमा करने के लिए कहा था और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ये जो पूरा वाकया था वहीं पर ये शांत हो चुका था। लेकिन इमीडिएटली उसके बाद हालांकि ये निर्णय आता है सरकार की तरफ से कि जिन लोगों ने घोषणाबाजी की थी वेल में या फिर जो विधानसभा अध्यक्ष थे उनके कैबिन में उन सदस्यों को जो है निलंबित किया जाता है और इसमें सिर्फ बीजेपी के तकरीबन 12 जो सदस्य थे उनको जो है निलंबित किया गया है। हालांकि अब ये सवाल उठाए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से ये जो हंगामा था ये सिर्फ उनके जरिए नहीं था बल्कि उसमें सत्ता पक्ष के सदस्य भी थे, लेकिन उन पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। ये कहीं ना कहीं आरोप जो है इस वक्त विपक्ष लगा रहा है। जी शिशिर, उस पूरे मामले पे नजर रखिएगा, हम फिर आपसे और अपडेट लेंगे। और अभी तक की खबर में महाराष्ट्र विधानसभा का मानसून सत्र का पहला दिन ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर हंगामा हुआ जिसमें भारतीय जनता पार्टी के 12 विधायकों को 1 साल के लिए निलंबित कर दिया गया है। और इस खबर के साथ ही डीडी न्यूज में इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।